और देखो क्या है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। और मैंने कहा भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। ये जो बीच का वॉल्यूम है, इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब क्या है, लेकिन ये जो साइड वाला रीजन होता है ना, इस साइड वाले रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती। साइड वाले रीजन में इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं। इन लाइंस को बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड्स। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग फील्ड। देखो बीच में तो क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ चार्ज है। यहाँ पर साइड में पैरेलल में कंपोनेंट एक बच जाता। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेकर के आने लगते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर ये प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। और वो कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा? वो इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेगा, बाउंडेड चार्ज पर इस तरह से फोर्स। कैसे? जो ये यहाँ पर नेगेटिव बाउंडेड चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव बाउंडेड चार्ज है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और जो पॉजिटिव बाउंडेड चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव बाउंडेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कैपेसिटर की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स ऐसा अंदर की तरफ लगेगा। और इस फोर्स को ही काउंटर करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ता, जो कि इस पे नेगेटिव वर्क करता है और नेगेटिव वर्क की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती। अब ये फोर्स कितना है, यही फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं अपन। तो वो कैसे कैलकुलेट करें? देखो ये एक तरह का सिस्टम का इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ रिजल्टेंट इज इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द सिस्टम। एफ रिजल्टेंट इज इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ दिस सिस्टम। तो ये जिस तरह के इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हैं इनको माइनस डी यू बाई डी एक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। क्यों बच्चों? यस सर। इफ एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट प्रेजेंट तो ये माइनस डी यू बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा। अब देखो बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स लिख देते हैं। एक्स क्या है? डाइलेक्ट्रिक की स्लैब के अंदर पोजीशन है ना। तो वो कैसे लिखेंगे उसको समझो।
ये प्लेट्स हैं और डाइलेक्ट्रिक जो है इसके बीच में कोई x डिस्टेंस ऑक्यूपाई करती है। x लेंथ तक हम डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट कर चुके हैं। ये x है तो ये वाली लेंथ l माइनस एक्स हो जाएगी और ये वाली लेंथ d हो जाएगी। तो क्या होगा, अब आप x के टर्म्स में इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो इसकी। और पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका बड़ा आसान है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, हम इसको दो दो स्लैब दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के जैसा मान सकते हैं, है ना। ये जो सिस्टम है इसको दो दो अलग अलग कैपेसिटर के जैसा मान सकते हैं। एक कैपेसिटर, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस समय पर C1 प्लस C2 लिख सकते हैं ना, जहां पर C1 कैपेसिटर में क्या है, सिर्फ एयर है बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी L माइनस एक्स इंटू L इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, प्लस सेकेंड कैपेसिटर में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के ए, उसका एरिया कितना हो जाएगा, L minus x into d ना। x इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। क्या ये बात समझ में आती है? सर हम्म, सर L minus x into d होगा ना सर। एल माइनस एक्स इंटू डी नहीं होगा बेटे, एल माइनस एक्स इंटू एल ही होगा। देखो एरिया तो हम कौन सा वाला एरिया लेने वाले हैं यहाँ पे, ये इस तरह का डायग्राम बनेगा ना कुछ, यस सर। ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक और प्लेट है ऐसे। और ये वाली डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है l माइनस एक्स। तो एरिया तो, और ये वाली लेंथ है l, तो एरिया तो ये वाला एरिया लेना है ना अपने को, यस सर या समझा। इधर इधर वाला एरिया लेना। तो l माइनस एक्स इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, के एक्स एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये ऐसा आ जाएगा। अब यहां से क्या है, एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी आप कॉमन ले लो, तो कितना बन जाएगा, एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, एल माइनस एक्स प्लस के एक्स। तो ये आ जाएगा कितना, एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स। ये ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। एक बार ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया आपके पास, तो एनर्जी हम किसी भी समय पर एज फंक्शन ऑफ एक्स एनर्जी लिखना चाहता हूं, तो क्या उसको क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इक्विवेलेंट ऐसा लिख सकता हूं। और एक बार इस तरह से एनर्जी लिख दी तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या है, ये क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/c इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स।
ये ऐसा आ जाएगा। तो F की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, -Q0² बाई 2 टाइम्स C इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू dC/dx। अब इस C इक्विवेलेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो L एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, K-1x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा K-1। तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। सी इक्विवेलेंट को सी इक्विवेलेंट के तौर पर जो भी है वो वैल्यू आप रख ही दोगे, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू Q0² इंटू L एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू K-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो L एप्सिलॉन नॉट बाई डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L प्लस K-1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसा, एक L एप्सिलॉन नॉट बाई डी से L एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, F इज इक्वल टू माइनस Q0² K-1 डिवाइडेड बाई 2 L एप्सिलॉन नॉट बाई डी मल्टीप्लाइड बाई L प्लस K-1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसी वैल्यू फोर्स की आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो बेटे। माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा सर, माइनस d/dx। माइनस कैंसिल होगा क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पर -1/c² आएगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स जो है वो इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अच्छा, इसको आप एक और फॉर्म में भी रीअरेंज करके लिख सकते हो। कैसे, हम L एप्सिलॉन नॉट बाई डी से मल्टीप्लाई करें और L एप्सिलॉन नॉट बाई डी से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जो डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है L एप्सिलॉन नॉट बाई डी L प्लस K-1 इंटू एक्स, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, K-1 L एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू Q0² डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये C इक्विवेलेंट यही तो लिखा हुआ है, क्या डेनोमिनेटर में C इक्विवेलेंट का स्क्वायर लिखा हुआ है बेटे? यस सर। तो डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है C इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अब Q0² बाई C इक्विवेलेंट का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको आप V लिख दो। Q बाई C क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये फोर्स आपके पास कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा हाफ K-1 इंटू L एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V का स्क्वायर, L एप्सिलॉन नॉट बाई डी मल्टीप्लाइड बाई V का स्क्वायर, ये ऐसा है। इंटू V का स्क्वायर, ये ऐसा है। ये बात समझ में आती है बच्चों? इतने फोर्स से कोई भी प्लेट एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपने को याद रखना है ना। देखो, ये वाला फोर्स कांस्टेंट नहीं, क्योंकि V लगातार बदलता जा रहा है। V कितना है? V है Q0 बाई C इक्विवेलेंट, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या है, Q0 तो आपका कांस्टेंट है और C इक्विवेलेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब V कम हो रहा है, इसका मतलब फोर्स भी कम हो रहा है ना। तो क्या है भाई, ये हमारे पास सिस्टम है। As plates keep entering, as dielectric slab keeps entering, in this particular case, V keeps decreasing, therefore, force also keeps decreasing. क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes. Yes, sir. एक दूसरा केस होता है जिसमें क्या है, हम जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं उनको एक सेल से कनेक्ट करके रखते हैं और कनेक्ट करते हुए, ये कनेक्शन को इंटैक्ट रखते हुए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर आप बात करो तो एनर्जी इसकी किसी भी समय पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज तो हमेशा V ही रहेगा इसमें। अब इस पर्टिकुलर केस में देखो क्या हो रहा है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे तो उसी तरीके से C1 प्लस C2, और C1 को क्या लिख देंगे,
वो एयर वाला हिस्सा है, तो ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू एल इंटू एप्साइलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, प्लस C2 को क्या लिख देंगे, K इंटू एक्स इंटू एल इंटू एप्साइलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू वी स्क्वायर। तो ये u की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हाफ L एप्साइलॉन नॉट बाई डी, L एप्साइलॉन नॉट बाई डी इंटू L माइनस एक्स प्लस के एक्स इंटू वी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, हाफ L एप्साइलॉन नॉट बाई डी इंटू L प्लस के माइनस वन इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसी आ जाए। अब यहां तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है u की वैल्यू बढ़ रही है। as x increases u increases। क्यों भाई? अब यहां पर देखो u कैसे बढ़ रहा है, हमने तो कहा था कि भाई u बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इस पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है किसी तरीके से, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, नोट दैट plates are still attracting the dielectric slab. Plates of capacitor are still exerting a force in inward direction on the dielectric slab. Plates are still exerting a force in inward direction on the dielectric slab. But as x increases, C equivalent of the system increases. C equivalent of the system increases. And hence charge increases since V is constant. And to increase the charge, battery does a positive work on the system. बैटरी सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क करती बाय सप्लाइंग चार्ज, है ना, बैटरी को लगातार चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि V क्या होता है, V होता है Q बाई C। C अगर बढ़ रहा है, V को, बैटरी को अगर कांस्टेंट रखना है तो चार्ज को भी बढ़ाना पड़ेगा। चार्ज बढ़ाने का मतलब बैटरी को चार्ज सप्लाई करते रहना पड़ेगा, यानी बैटरी भी पॉजिटिव वर्क करेगी, बैटरी भी पॉजिटिव वर्क करेगी।
क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अब देखो क्या हो रहा है। मान लो ये कुछ x डिस्टेंस तक हमने इसको इंसर्ट कर दिया था, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका था वो कितना आ चुका था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने देखा है कितना आ जाता है बेटे, L एप्सिलॉन नॉट बाय डी मल्टीप्लाइड बाय L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। यही तो आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, L एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका आता है ना। तो जो चार्ज इसके पास हो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। बच्चों मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। अब देखिए क्या है, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को dx अमाउंट और इंसर्ट करेंगे, दिस मच चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द बैटरी। इतना चार्ज बैटरी से फ्लो होगा तो जो वर्क डन बाय बैटरी when x increases to x plus dx, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ जाएगा? dq
मल्टीप्लाइड बाई ई, यानी के K माइनस 1 L एप्सिलॉन नॉट dx डिवाइडेड बाई d मल्टीप्लाइड बाई ई, ये आ जाएगा वर्क डन बाई बैटरी, है ना। और उसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड को कैसे लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड को लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ CV स्क्वायर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हाफ DC इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। इसको भी V लिख देते हैं, बैटरी का पोटेंशियल V तो माना हुआ है, हाफ DC इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। तो DC की क्या वैल्यू लिख दोगे? DC इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी L एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू L का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा K माइनस 1 इंटू DX इंटू V स्क्वायर। तो इसका मतलब ये एनर्जी स्टोर्ड में चेंज इतना आ जाएगा। सर डीडब्ल्यू में सिर्फ ई आएगा, क्या क्या बेटे? डीडब्ल्यू में क्या क्या बोल रहे हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस अच्छा, सर। हाँ, क्या क्या डाउट पूछ रहा था बच्चा? सर डीडब्ल्यू में सिर्फ वी आएगा ना? DW में सिर्फ V आएगा? नहीं, एक और V आएगा ना बेटे। क्या होगा? DQ में एक V था और फिर उसको एक और V से मल्टीप्लाई किया तो V स्क्वायर आएगा ना। समझा सर। ठीक है, अब देखो, बैटरी ने इतना वर्क किया है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो सिर्फ इतना इतना ही बड़ा है ना। इसका मतलब बाकी जो है वो नेगेटिव वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने कर दिया। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर है? वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो DU में से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस हाफ L एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K माइनस 1 इंटू V स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो इसको माइनस F एक्सटर्नल, एक dx भी एक आ रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिख सकते हैं? माइनस F एक्सटर्नल इंटू DX, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये DX से DX कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होता है। इसका मतलब F एक्सटर्नल की क्या वैल्यू आ जाएगी? F एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ L एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K माइनस 1 इंटू V स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर केस में तो F एक्सटर्नल कांस्टेंट भी है ना। हियर F एक्सटर्नल विल बी कांस्टेंट क्योंकि V कांस्टेंट है। देखो, फोर्स का एक्सप्रेशन वही आया है जो वहां पे आया था इन टर्म्स ऑफ V, हाफ L एप्सिलॉन नॉट D इंटू K माइनस 1 इंटू V स्क्वायर, है ना। ये हाफ L एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K माइनस 1 इंटू V स्क्वायर, तो फोर्स का एक्सप्रेशन वही आ रहा।
ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये ऐसा है ना। तो ये हमारे पास इसका सिनेरियो है बच्चों, है ना। बाकी जो है अब आप उसके डाउट्स पूछ लीजिए। आपने क्वेश्चंस किए ना इसके, कि शीट के अभी नहीं किए हैं? सर Yes. पूछ ही हुए। सर हाँ बोलो बेटे। सर एक्सरसाइज 1 के सेक्शन बी का सेकंड B2। एक मिनट बेटे, जस्ट। ये किसी के पास कैपेसिटेंस की शीट है क्या बेटा? भेजना तो, एक मिनट, मेरा दूसरी डिवाइस में है यार, अभी ओपन नहीं हो रहा है। हाँ सर। सर ग्रुप में पिन कर दूं क्या? हाँ हाँ हाँ, कर दो। सर भेज दिया आपको शीट।
हाँ बेटे बोलो क्या डाउट है। सर एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी का B2। B2 B2 में क्या बोल रहे हैं, ये 3 अनचार्ज कैपेसिटर्स वाला। वो नहीं सर, तो सेक्शन 2 का फिर इस तरह देखो ना, द प्लेट सेपरेशन इन अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर वाला, KCL KVL वाला सर। कौन से उसकी बात कर रहे हो बेटे आप, सेक्शन सेक्शन 1 या सेक्शन 2, मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2। पार्ट 1। पार्ट 1 का B2। एक मिनट सर बता दो। हम्म मेरे में तो B2 यही वाला है बेटे, 3 अनचार्ज कैपेसिटर। तुम लोग सबके पास तो शीट सेम ही है ना कि अलग अलग है। Sure. सर मैंने आपको जो शीट भेजा वो देखो ना। तुम्हारा नंबर क्या है। तुमने कितने पेज का शीट भेजा है, 52 पेज वाला या 104 वाला। 104 वाला सर। 104 वाला। द सेपरेशन एंड पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज D, ये डाउट है ना। हाँ सर। हम्म The plate separation in a parallel plate condenser is D and plate area is A. ठीक है भाई। If it is charged to a volt V and battery is disconnected, then work done in increasing the plate separation to 2D will be। देखो बेटे, इसको V वोल्ट तक हमने चार्ज किया और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसके पास कुछ चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, Q0 को CV लिख सकता हूँ और C हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो चार्ज हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V। अब क्या होगा बेटे,
अब जब आप इसके बीच का सेपरेशन बढ़ाने लगोगे ना, तो इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और डी के बढ़ने की वजह से कैपेसिटेंस कम होने लग जाएगा, है ना। तो बेसिकली अब हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन को लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो Yes. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c फाइनल माइनस क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इनिशियल। तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू सी फाइनल को क्या लिख दूं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d माइनस क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी इनिशियल को क्या लिख दें, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस 1/2 आप कर दो तो 1/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, v के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो v और q नॉट को एलिमिनेट करना है ना। तो q नॉट को आप क्या लिख सकते हो, q नॉट को इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d मल्टीप्लाइड बाय v, ये q नॉट आ जाएगा, और उसका स्क्वायर करना है तो इस पूरे का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो a एप्सिलॉन नॉट बाय d से एप्सिलॉन नॉट बाय d कैंसिल होता है, तो ये आ जाएगा हाफ a एप्सिलॉन नॉट बाय d इंटू v स्क्वायर, ऐसा वर्क आ जाएगा। ये बात समझ में आती है। हाँ सर। और बोलिए भाई। सर पार्ट 1 का C4। पार्ट 1 का C4, C4 यही वाला है क्या यार, मुझे ये इस तरह का जो सिस्टम बना हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना। नहीं सर ऐसा नहीं। तो कौन सा वाला है, इन द गिवन फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ये है क्या। सर टेक द पोटेंशियल ऑफ B as shown in the figure to be 100, ऐसा वो वाला। अच्छा, एक मिनट, take the potential of B as shown in figure to be 100 volt। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं हमसे, एक 60 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, एक 30 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ठीक है। और
नीचे 40 माइक्रोफेरेड है और 20 माइक्रोफेरेड। सर इसका बी और वाला इसका बी वाला, एक मिनट बताता हूँ। और ये 200 वोल्ट की और बैटरी इसका से ए वाला सर ये 200 वोल्ट की बैटरी से ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। ये पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं उन्होंने, ए बी और ये सी और डी। फाइंड द पोटेंशियल्स एट सी एंड डी। सी और डी का पोटेंशियल हमें पता करना है। और पोटेंशियल जीरो किस पॉइंट का ले लेना है हमको? बी पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट ले लेना। अब देखो बेटे, सिंपल सी बात क्या है कि ये जो 100 वोल्ट का ए से लेकर के बी तक टोटल ड्रॉप आ रहा है, ए से लेकर के बी तक टोटल ड्रॉप जो 100 वोल्ट का आ रहा है, ये इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के अक्रॉस मिलके डिवाइड होगा। और कैपेसिटर में क्या होता है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशो में डिवाइड हो जाता है सीरीज कैपेसिटर में। तो कैपेसिटेंस का रेशो है 2:1, तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा 1:2 के रेशो में, है ना। अब ये टोटल 200 वोल्ट का ड्रॉप है, इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड करना है। तो 1/3 इंटू 200, तो इधर ड्रॉप आएगा 200/3 वोल्ट का, और यहाँ ड्रॉप आएगा 400/3 वोल्ट का। तो टोटल मिलाकर के 600/3 यानी 200 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। अब ये बी पॉइंट पर अगर 100 वोल्ट लेने को बोल रहे हैं, तो ए का पोटेंशियल 100 प्लस 200 यानी 300 वोल्ट का आ जाएगा। और 300 में से 200/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी का पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ सी आ जाएगा 300 माइनस 200/3, मतलब 700/3 वोल्ट का पोटेंशियल सी पॉइंट का आ जाएगा, है ना। समझा उसी सर तरह, हाँ बेटे बोलो। समझा सर समझा। डी का भी पोटेंशियल इतना ही आ जाएगा, क्योंकि इनका भी तो कैपेसिटेंस का रेशो 2:1 है, तो यस सर 1:2 के रेशो है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, वही आ जाएगा। पोटेंशियल ऑफ 820 डी विल बी सेम। और बोलो बच्चों। सर B4। B4। यस सर। B4 कौन सा है? इन द सर्किट शोन इन फिगर, यही वाला है। यस सर। ओके, तो क्या है बच्चों? In the circuit shown in figure, find the potential difference between the left and right plates of each capacitor. ये कैपेसिटर C1 है और नीचे कैपेसिटर C2 लगा हुआ है, और यहाँ पर ये दो सेल्स इस तरह से कनेक्टेड। इसके पोटेंशियल को अपन 0 कहें तो ये E1 हो जाएगा, और इसको यदि आप x मान लो तो ये वाला x प्लस E2 हो जाएगा। एक बात और देखो कि मान लो कि चार्ज ऐसे चलता है यहाँ पे, तो क्या होगा बेटे, इधर Q इधर माइनस Q चार्ज आ जाएगा, और यहाँ Q और यहाँ माइनस Q चार्ज आ जाएगा।
अगर हम इस डायरेक्शन में ही केवीएल अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पहले बैटरी में नीचे आए आप तो E1 पोटेंशियल बढ़ गया, तो E1, फिर कैपेसिटर में Q/C2 कम हो गया, फिर बैटरी में E2 कम हो गया, फिर कैपेसिटर में Q/C1 कम हो गया, ये 0 है। तो E1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इंटू C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2, यानी Q की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई E1 माइनस, ये चार्ज की इतनी वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अब अगर चार्ज इतना आ गया है, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, दोनों कैपेसिटर में हमें लेफ्ट और राइट प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द राइट लेफ्ट एंड राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। तो C2 की अगर बात करें तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा Q/C2, है ना। तो Q/C2 कर दो तो ये हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E1 माइनस E2। और अगर V1 के लिए बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा Q/C1, Q/C1, तो वो हो जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई E1 माइनस, ये ऐसा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. और बोलो भाई। सर C6 का B। C6 का B, देखो क्या है, C6 यही वाला है ना, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। हाँ बच्चों, हाँ सर। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, द स्विच S is open for long time and then closed and then again steady state is reached, then पहले लंबे समय तक ये ओपन था। तो जब ये स्विच ओपन था तो S जब ही ओपन था तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा सर्किट सीरीज में था तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था इसका C/2। तो हर एक प्लेट के पास चार्ज CE/2 इस तरह का रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब ये जो EMF कनेक्टेड है वो इस तरह से कनेक्टेड, कैसे, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, और ये वाला स्विच अभी ओपन है। तो चार्ज इस तरह से सप्लाई हुआ होगा, इधर CE/2, यहाँ माइनस CE/2, इधर CE/2, यहाँ माइनस CE/2, इधर CE/2, यहाँ माइनस CE/2। फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर एसएस फ्लो। अब स्विच को क्लोज करने के बाद क्या स्थिति हो जाएगी वो हमें समझना होगा।
ये आपने स्विच कर दिया क्लोज, दो कैपेसिटर्स हैं, ये तो ऐसे हो गए, और ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से बैटरी के अक्रॉस डायरेक्टली पैरेलल में आ गए। ये ई है, और ये कितने कितने थे भैया, C2C2C। अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए अपने, हो गए या नहीं? Yes, sir. और इनके अक्रॉस मिला के टोटल ड्रॉप कितना आ रहा है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे है ना, इसको x कहोगे तो ये भी x है, ये भी x है, ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। तो इसका मतलब इधर टोटल ड्रॉप 0 आ रहा है बच्चों, ये वाला टोटल हाँ ड्रॉप सर। कितना आ रहा है? 0। तो अगर ये टोटल ड्रॉप 0 आ रहा है तो अब इन इन सारी प्लेट्स पे चार्ज 0 हो जाएगा, इसका मतलब। और इधर चार्ज कितना हो जाएगा? Ce और -Ce। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, आप इस वाली प्लेट को देख लो, ये प्लेट डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। पहले इस प्लेट के पास Ce/2 चार्ज था, अब Ce है। इसका मतलब यहां से बैटरी ने अगर Q चार्ज सप्लाई किया तो Ce/2 प्लस Q मिलकर के Ce हो चुका है। मतलब Q की क्या वैल्यू आ गई है? Ce/2 के बराबर Q की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अब इसके अगले पार्ट भी हैं। फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच S फ्रॉम B टू A। ये A है, ये B है, B से A कितना चार्ज फ्लो किया। अब देखो आप इस वाली प्लेट को अगर देखोगे, ये आप इधर से देख लो, देखो क्या है। ये वाली प्लेट के पास -Ce/2 चार्ज था पहले, बाद में -Ce हो गया। मतलब इस प्लेट से चार्ज गया है ऐसे कि इसको अगर मैं Q1 कहूं तो क्या Q1 को मैं Ce/2 लिख सकता हूं? -Ce/2 में से Ce/2 और चला गया तो कितना रह गया? -Ce। और इधर Ce/2 चार्ज है, बाद में ये वाली प्लेट पर Ce/2 चार्ज है, बाद में 0 हो गया, तो इस पे से भी चार्ज गया है Q2। तो क्या Q2 को भी Ce/2 लिख सकता हूं? और ये Q1 प्लस Q2 मिलकर के इधर इधर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर के Cl लगाओगे आप तो वो वाला जो चार्ज फ्लो किया गया होगा यहाँ से, उसको Q डैश अगर बोलता हूँ तो Q डैश को Q1 प्लस Q2 बोल सकता हूँ। तो क्या वो Ce के बराबर आ जाएगा क्या? Yes. है ना? Q डैश को कितना बोल सकते हैं? Ce। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ओके। फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर द स्विच S is closed। तो बैटरी से इतना चार्ज फ्लो किया था, तो वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा चार्ज फ्लो इनटू EMF। तो Ce/2 मल्टीप्लाइड बाय E, यानी Ce²/2 वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा।
क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अगला हाँ, सर। पार्ट क्या है? अगला पार्ट है फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। तो वो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड तो पता लगा सकते हैं हम कि पहले क्या था, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 था, ईएमएफ E था, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी हाफ C/2 इंटू E स्क्वायर, यानी CE²/4। ये इनिशियल एनर्जी इतनी स्टोर्ड थी। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, वो क्या हो गई? इन दोनों में तो कोई एनर्जी रही नहीं, इसके अक्रॉस E हो गया, तो हाफ C² फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, यानी 1/2 C² माइनस C²/4 कर दो तो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू 1/4 CE² के बराबर आ जाएगी ना। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी 1/4 CE²। अगला क्या है? फाइंड द हीट डेवलप्ड इन द सिस्टम आफ्टर SS क्लोज। तो वर्क डन बाय बैटरी इतना हुआ है, लेकिन सिस्टम की एनर्जी सिर्फ कितनी बड़ी है? 1/4 CE²। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा 1/2 CE² माइनस 1/4 CE², यानी के 1/4 CE²। ये ऐसा हीट प्रोड्यूस आ जाए। और बोलिए भाई। C7। C7, देखो C7 क्या है बच्चों? C7 में हमसे कहा गया है कि ये इस तरह का एक सर्किट है ना। ऊपर रेजिस्टर लगे हुए हैं 2 ओम और 4 ओम के, और नीचे एक 6 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है और ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद एक 6 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी है। और नीचे भी 6 ओम का रेजिस्टर है और 12 वोल्ट की बैटरी। फिर वापस से सेम सर्किट रिपीट हो रहा है। 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, और ये 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के ये कैपेसिटर्स। 6 माइक्रोफेरेड एंड यहाँ पर 8 माइक्रोफेरेड का है, सॉरी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे। फाइंड द फाइनल चार्जेस इन स्टडी स्टेट ऑन द 4 कैपेसिटर्स of 2, 4, 6, 8 as shown in figure, assuming initially they were uncharged. Also find current through the wire AB at steady state. अच्छा, स्टडी स्टेट की हमने क्या कंडीशन पढ़ी हुई है बच्चों? स्टडी स्टेट में क्या होता है? Current through capacitor 0. करंट थ्रू कैपेसिटर 0 हो जाता है ना। तो कैपेसिटर्स को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, है ना। तो अच्छा, इन दोनों, इसमें से भी कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें से भी नहीं जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 6 ओम वाले में से भी करंट नहीं जाएगा? Yes, sir. सिमिलरली इस ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, ये 6 ओम हटा दो, है ना। तो आपके पास सर्किट में बचता क्या है? ये 2 ओम और 4 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, तो 2 और 4 6। तो ऊपर मैं क्या करूंगा,
एक 6 ओम का रेजिस्टर ऊपर लगा दिया, फिर ये सब तामझाम हटा करके वापस से सीधे 6 ओम का रेजिस्टर और ये 12 वोल्ट का बैटरी, 6 ओम 12 वोल्ट, फिर इधर वापस से 6 ओम और 12 वोल्ट। और फिर नीचे का भी पूरा अभी कुछ नहीं अपने को कंसिडर करना है। अच्छा, ये 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टर मिला करके 6 ओम का तो होता ही है ना। अच्छा, Yes. इतना पार्ट ऑफ द सर्किट जो है इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी की तरह से मान सकते हो आप। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ और 3 ओम का रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट का ईएमएफ और 3 ओम का रेजिस्टेंस, और 6 का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट भी 3 ओम आ जाएगा। ये बात समझ में आती है। तो अभी करंट कितना फ्लो करेगा, ये करंट को 12/6 मतलब 2 एम्पियर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। Yes. अब ये जो 2 एम्पियर करंट है बच्चों, अगर आप इस तरह से देखो तो क्योंकि ये पूरा बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्या मैं बोल सकता हूँ ऊपर से 1 एम्पियर जाएगा और इधर भी 1 एम्पियर जाएगा। हाँ सर। है ना, दोनों 6 ओम के रजिस्टर है तो करंट बराबर बराबर डिवाइड होगा। अब ये जो ऊपर वाला 6 ओम है वो यही तो है, तो इसमें से भी करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर, और इसमें से भी करंट जाएगा 1 एम्पियर, और नीचे वाले की बात करूं तो इधर से भी जाएगा 1 एम्पियर और इधर से भी जाएगा 1 एम्पियर। अब देखो ये वाला जो 6 ओम रेजिस्टर है इसमें कोई करंट जा नहीं रहा, तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप आ नहीं रहा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ड्रॉप इधर आ रहा है वही ड्रॉप इधर भी आएगा। है ना, Yes. तो क्या हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 2 ओम इंटू 1 एम्पियर, यानी कि कितना, 2 वोल्ट के बराबर का ये ड्रॉप आ जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों। सर पर करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है ना वहाँ पे। नहीं, करंट नहीं फ्लो हो रहा तो कोई बात नहीं ना। देखो क्या, देखो मैं तुम्हें बात बताता हूँ, इस पॉइंट को तुम एक्स पोटेंशियल पे मान लो, क्या ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा, हाँ सर। और इसको वाई मान लो, तो इस रेजिस्टर में से कोई करंट नहीं जा रहा तो ये भी वाई हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर वाला Vx माइनस Vy तुम निकालोगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी तो वही ड्रॉप आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ सर समझे। है ना, ऐसा होगा। उसी तरह से जो ड्रॉप इधर 4 ओम में आ रहा होगा वही 4 माइक्रोफेरेड में भी आ रहा होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 4 ओम, यानी 4 वोल्ट के बराबर का ये ड्रॉप आ जाएगा। इसका मतलब उस पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड विल बी CV, तो 4 इंटू 4 मतलब 16 माइक्रो कूलम के बराबर का चार्ज उसके पास आ जाएगा। और चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। क्या ये बात समझ में आती है। हाँ सर। फिर चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेरेड पता लगाना है, तो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगा CV 6 इंटू 2 मतलब 12 माइक्रो कूलम, और चार्ज ऑन 8 माइक्रोफेरेड कितना आ जाएगा, फिर से CV 8 इंटू 4 यानी 32 माइक्रो कूलम उस पे चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आती है बेटी। यस सर।
और बोलिए भाई। सेक्शन डी किया है क्या तुमने? Yes. हाँ, उससे डाउट पूछ लो। So D5. D5 क्या है बेटे? ये हमें ग्राफ दिया हुआ है ना? ये ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है बेटे? पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ही दे दिया गया है हमको, है ना? तो देखो, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर दे दिया गया है। तो क्या इससे चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर लिख सकते हैं क्या अपन? Yes, sir. इससे अपन चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर लिख सकते हैं, है ना? Q इक्वल टू CV, इससे चार्ज लिख सकते हैं क्या? चार्ज को CV लिख सकते हैं बच्चों डायरेक्टली? V वर्सेस T दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं C। है ना बेटे? T0, 2T0, 3T0, और ये लिखा हुआ है 5T0। तो अब एक बार कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स को CV लिख सकते हैं बच्चों। तो करंट कितना आ जाएगा? क्या करंट को dQ/dt लिख सकते हो? यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी d/dt ऑफ CV। इसका मतलब C मल्टीप्लाइड बाई dV/dt, ये इतना करंट सर्किट में आ जाएगा। दिस मच करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, है ना? Yes. अब dV/dt क्या क्या बताता है? V वर्सेस T ग्राफ का स्लोप, है ना? तो T0 टाइम से 2T0 टाइम तक की अगर बात करेंगे हम, T0 से 2T0 तक, तो क्या होगा? कांस्टेंट रेट से पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर करंट को प्लॉट कर रहे हैं अपन, तो स्लोप आ जाएगा V0/T0, तो करंट कांस्टेंट पॉजिटिव करंट आ जाएगा। उसके बाद 2T0 से 3T0 की बात अगर करेंगे, तो 2T0 से 3T0 में करंट 0 रहेगा, और 3T0 से 5T0 की अगर बात करोगे, तो उसमें स्लोप नेगेटिव हो गया, तो करंट भी कैसा आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव करंट आ जाएगा। ऐसा ग्राफ करंट वर्सेस टाइम का। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और बोलिए।
अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप अगर देखो तो यहाँ पर V नॉट बाई टी नॉट है, तो ये करंट की क्या वैल्यू होगी, C V नॉट बाई टी नॉट। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या है, V नॉट अपॉन 2 टी नॉट, तो ये वाले करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, C V नॉट अपॉन 2 टी नॉट। ये ऐसा। और बोलो भाई। अच्छा, D6 हो गया बच्चों। D6 हो गया। अच्छा ठीक है बच्चों, फिर बाकी हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। कल है हमारी क्लास, है ना? तो कल सब लोग एक्सरसाइज 1 इसका कंप्लीट करके लाइए भाई। कैपेसिटेंस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, टुमारो डिस्कशन। ठीक है बेटे, कर लोगे? यस सर। ओके। तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग से 2 अक्टूबर तक की, उसके बाद क्या आप डाल देंगे प्लीज? ठीक है बेटा, मैं बोल देता हूँ उनको, प्रशांत सर को, वही डालते हैं, है ना? बोल देता हूँ। ओके सर। ओके। सर आपने जो नोटबुक बनाई थी पीडीएफ की, हाँ तो पूरी भी एक बार डाल देंगे आप, मतलब स्टार्ट हाँ से हाँ, लेकर तक का? ठीक है बेटे, ठीक है, मैं पूरी भी हाँ डाल सर देता हूँ, प्लीज। पूरी डाल देता हूँ। थैंक यू सर। ओके बेटे।
Yeah.